इंस्पेक्टर ने फिर कियारा से कहा, हमारी थ्योरी क्लियर है, ये एक्सीडेंट नहीं एक प्री प्लान्ड अटैक है, लेकिन फुटेज कैसे मिलेगी? वेद ने फिर तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और कहा, मैंने क्लाउड बैकअप सेटअप कराया था एक मिरर सर्वर में। अगर ये सर्वर करप्ट भी हो गई तो बैकअप सिस्टम में जरूर कोई फुटेज होगी। ये सुनकर कियारा ने चौंकते हुए वेद की तरफ देखा और बोली, इसको ये सब नॉलेज कहाँ से आई? वही इंस्पेक्टर तारीफ करते हुए बोला, वेरी स्मार्ट मूव, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर वेद मन ही मन बोला, इस स्मार्टफोन से सब सीखना कितना इजी है, दुनिया की सारी जानकारी आपके हाथ में है। फोरेंसिक ऑफिसर ने सेकेंडरी सिस्टम से बैकअप फुटेज एक्सट्रैक्ट करवाई। वीडियो प्ले हुआ। एक आदमी ब्लैक हुडी कवर्ड फेस लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था। यह देखकर कियारा की आंखें हैरानी से फैल गई और इंस्पेक्टर ने कहा, शायद यही वो इंसान है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इसका फेस नहीं दिख रहा। वीडियो देखकर वेद मन ही मन बोला, इतना सब कुछ हो गया पर नो एक्सप्रेशंस, मतलब ये जो भी है फुल सपोर्ट है उसे, लेकिन कैसे पता लगाया जाए? वही इंस्पेक्टर कियारा से बोले, मैडम हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हो सकता है आपकी दादी के एक्सीडेंट और इस साजिश का कोई रिलेशन हो। वी विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर और सबके जाने के बाद कियारा धीरे धीरे स्टेबल हुई, लेकिन अभी एक और टेंशन थी, अब काम कैसे होगा? सारे सिस्टम डाउन है। तभी अमित आगे आकर बोला, अब सब मेरे ऑफिस चलिए, हमारे पास सेटअप है, हम वहां काम रिज्यूम कर सकते हैं। कियारा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आर यू श्योर? यस कम। अमित अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। वेद कियारा कार में बैठकर उनकी कार का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थैंक्स, आई मीन सच में अगर तुम ना होते तो अब क्या करें, खीरा ककड़ी टमाटर तुम जैसी भी हो, मेरा ही सलाह दो, बचाना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर कियारा फिर इरिटेट हो गई। वेद के अजीबोगरीब एग्जाम्पल्स कियारा के सामने उसके किए पर पानी फेरने का काम कर देते थे। कियारा ने मन ही मन सोचा, काम डाउन कियारा, काम डाउन। अगर इसने अच्छा काम नहीं किया होता ना तो इसकी ये उल्टी जुबान निकाल लेती। कुछ ही देर में वो लोग अमित के ऑफिस पहुंचे और जल्द ही पूरी की पूरी टीम कंप्यूटर्स पर काम में लग गई। कियारा भी उनके साथ रिपोर्ट्स चेक कर रही थी और वेद दूर चेयर पर बैठा टेबल पर पैर रखकर सब पर नजर रखे हुए था। आखिर क्या हाथ लगने वाला था इस इन्वेस्टिगेशन से? सब बेसब्री से जानना चाहते थे। काम करते करते कब सुबह हो गई किसी को पता ही नहीं चला। सब अपनी अपनी सीट पर लुढ़कते नजर आ रहे थे। तभी अचानक वेद सबके लिए चाय लेकर अंदर आया और बोला, लो भाई लोग और नहीं देवियों, वेद की तड़कती भड़कती चाय आ गई है। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब के सब ठंडे पड़े हो, ऐसे में क्लाइमेक्स कैसे दिखाओगे? ये पियो वेद के हाथों की तड़कती भड़कती चाय। जिसका भी दिमाग ऑफलाइन है ना, ये चाय पीकर ऑनलाइन हो जाएगा। कियारा ने भी कप उठाया, एक सिप ली और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो मन ही मन बोली, सरप्राइजिंगली गुड। वेद ने उसके एक्सप्रेशन देखकर कहा, क्यों, अच्छी लगी ना? कियारा एरोगेंट अंदाज में बोली, 7 दिन बाद चाय की टपरी खोलकर अच्छा कमा लोगे। ये सुनकर वेद मुस्कुराया। क्या होगा जब कियारा को पता चलेगा कि कंपनी का असली मालिक वेद ही है? तभी अमित ने कहा, वेद तुम तो दिल ही जीत लिए यार, सच में दिमाग की नसें खुल गई। क्या डाला है इसमें? वेद ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा पेशेंस और चाय पत्ती शक्कर का बैलेंस है। सारे लोग चाय पीते पीते फ्रेश लगने लगे। कियारा की नजर वेद पर ही अटक गई, जो सबको कप सर्व कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद सभी आरके इंडस्ट्रीज के ऑल्टरनेटिव बोर्ड रूम में बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। कियारा और अमित की टीम के बाद जैसे ही वेद आया, सबके अंदर खलबली सी होने लगी। सबने अपने अपने पानी के गिलास थोड़े दूर खिसका दिए। राघव मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाया, अगर इस बार कुछ किया तो साले को जेल भेज कर रहूंगा। वेद ने एक स्मग स्माइल दी और जाकर लास्ट सीट पर बैठ गया। अमित जाकर प्रोजेक्टर के पास खड़ा हुआ और एक फाइल खोली तो कियारा खड़े होकर बोली, सिंस एवरीवन इज सो कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज फाइनेंसेस, लेट मी शेयर व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड। प्रोजेक्टर पर एक चार्ट खुला। एक्सेल शीट, डिलीवरी लॉग्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स स्क्रीन पर नजर आने लगे। कियारा ने कहा, हमें फेक अमाउंट के 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस मिले। शिपिंग रिकॉर्ड्स में 100 केसेस डिस्पैच हुए हैं, लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ 10 केसेस रजिस्टर्ड हैं। बचे हुए 90 केसेस के पैसे एक शेल कंपनी में भेजे गए हैं। बोर्ड रूम में सब हक्के बक्के थे तो कियारा ने सुनीता की तरफ देखकर कहा, फाइनेंस डायरेक्टर सुनीता जी, प्लीज सबको बताइए कि वो पैसे कहाँ गए। ये सुनकर सुनीता जो पीछे कॉर्नर में बैठी थी, उठते उठते लड़खड़ा गई और अचानक रोने लगी।
वो जानती थी कि वो एक्सपोज हो चुकी है। आई एम सॉरी, दे फोर्स्ड मी टू डू इट। मैं ये नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनका साथ दिया तो मुझे माला माल कर देंगे और नहीं किया तो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। कियारा ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए पूछा, किसने धमकी दी तुम्हें? सुनीता ने घबराते हुए जवाब दिया, वो मैं नहीं बता सकती। तभी वेद को एक मैसेज आया, जो तुमने मांगा था वो मिल गया, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। वेद मन ही मन बोला, ये तो बस मोहरा है, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे है और उसे निकालने के लिए एक और गेम खेलना पड़ेगा। वेद तुरंत उठकर बाहर निकल गया तो कियारा हैरान हो गई कि इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पर यह मीटिंग छोड़कर क्यों जा रहा है। क्या असली धोखेबाज कोई और ही है? कौन कौन इस साजिश में शामिल है? वेद का अगला कदम क्या होगा? किसका मैसेज आया था उसे और वो बाहर किस लिए गया? कैसे एक्सपोज करेगा वेद असली खिलाड़ी को? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बोर्ड रूम में एक अजीब सी चुप्पी थी। सुनीता की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर आज पहली बार कियारा की आंखों में दया नहीं, सिर्फ गुस्से की आग थी। सुनीता, अगर तुमने अब भी सच नहीं बोला तो जेल में अकेली सड़ती रहोगी। और वो आदमी जिसने तुम्हें धमकाया, क्या पता वो तुम्हारी बच्ची के साथ क्या करते। ये सुनकर सुनीता कांप उठी। नहीं मैम, ये सब आपके रायजादा फैमिली मेंबर्स का ही प्लान था। ये सुनकर तो पूरा बोर्ड रूम जैसे सन्न रह गया और सबसे बड़ा झटका लगा कियारा को। तब यशवंत तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए। दिस इज ऑल बुलशिट। ये औरत कुछ भी बोलेगी और आप सब मान लेंगे। वहीं राघव ने भी हामी भरते हुए कहा, हमारे खिलाफ ये एक साजिश है ताकि हमें कंपनी से हटाया जा सके। तब मिस्टर गुप्ता बोले, सुनीता को अपनी बात पूरी करने दो, उसने तो आप दोनों का नाम भी नहीं लिया। यह सुनकर सुनीता ने तुरंत कहा, मैं सच कह रही हूं। आप सब जानते हैं कि ये सब करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मुझे मैसेज आया कि बस कुछ एंट्रीज बदलनी है, एसेट्स को सस्ते में बेचकर पैसे बाहर के अकाउंट्स में भेजने हैं, शेल कंपनीज में। अगर मैं मना करती तो उन्होंने मेरे बच्चों की जान लेने की धमकी दी थी। यशवंत अपनी सफाई देते हुए ऊंची आवाज में बोले, क्या कोई प्रूफ है? बोलो। तब राघव भी कियारा की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तुम अकेले इस कंपनी को खाना चाहती हो ना कियारा? तभी तो मुझे यहां से निकलवाना चाहती हो ताकि एमडी की पोजीशन के दावेदार कम हो जाए। यशवंत ने कहा, राघव इज राइट। कियारा एक एक करके सबको बाहर निकाल देगी और शुरुआत उसने अपने ही फैमिली मेंबर से की है। हमें इसकी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंस्ड एमडी की जरूरत है जो सही फैसले कर सके। ये कहकर यशवंत ने एक डील के पेपर सबको दिखाए जिसमें कियारा के साइन थे। ये डील देखिए, विस्टा ग्रुप्स के साथ हुई यह डील। इसमें हमें 2 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन इस कंपनी के साथ जब सबरवाल कंपनी ने डील की तो उन्हें बस 20% का फायदा हुआ। इसका मतलब समझे आप? हमें नुकसान हुआ ही नहीं, कियारा ने यह नुकसान दिखाया। राघव और यशवंत की बातों से बोर्ड मेंबर्स इन्फ्लुएंस होने लगे थे। उन्हें इन्फ्लुएंस होते देख कियारा मन ही मन बोली, ये वेद कहाँ चला गया? ये हमेशा ऐसे सिचुएशन को उलट देता है और अब ये ऐन वक्त पर गायब हो गया। When I need him the most। तभी दरवाजा खुला और कियारा एक्साइटेड हो गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। सफेद सूट पहने हुए कियारा के चौथे नंबर के चाचा मनोहर रायजादा कॉन्फिडेंट चाल में अंदर आए। उन्हें देखकर यशवंत की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। यशवंत तुरंत बोला, मनोहर, ये कियारा मुझे फंसा रही है ताकि मुझे बेदखल कर सके। तुम सबूत लाए हो ना इसके खिलाफ? कियारा हैरानी से अपने रिश्तेदारों को देख रही थी। ये वही लोग थे जिन्हें वो अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानती थी। मनोहर ने यशवंत का सपोर्ट करते हुए कहा, आई हैव रिव्यूड द सिचुएशन। ये कहते हुए उसने कियारा की कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस की फाइल्स सबके सामने रखते हुए कहा, यू कैन सी कियारा के आने से हमें कितना लॉस झेलना पड़ा है। फिर वो आगे बोले, एंड आई थिंक हमें री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और तब तक कियारा को कंपनी के हर फैसले से दूर रहना होगा। और टू बी फेयर, यशवंत भाई और राघव भाई भी अलग रहेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? मैं खुद ये इन्वेस्टिगेट करूंगा। सभी बोर्ड मेंबर्स आपस में बात करते हुए सर हिलाने लगे, लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला। वेद अपने देसी अंदाज में कॉन्फिडेंस से अंदर आया और कियारा से बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि नई प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत आ गया। कितना ऊंचा बोलते हैं मनोहर अंकल, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। अच्छा, आप ड्रामा बहुत अच्छा करते हो। वेद को देखते ही राघव और यशवंत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यशवंत मन ही मन बुदबुदाया, ये जब भी आता है धमाका ही करके जाता है।
कहीं फिर से प्लान पर पानी न फेर दे। वहीं वेद के आते ही कियारा की सांस में सांस आई। जाने क्यों उसे भरोसा हो गया था कि वेद यह सिचुएशन संभाल लेगा। वेद मनोहर के पास जाकर बोला, आपका ही इंतजार था, अब आए हैं तो बैठ जाइए, कहीं खड़े खड़े कुछ गीला पीला ना हो जाए। अब वो क्या है ना, अभी बहुत प्रेशर मिलने वाला है आपको। मनोहर ने दांत पीसते हुए कहा, यू माइंड। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही वेद ने एक फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, अरे अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया और आपकी बोलती ही बंद हो गई। अब जरा ये भी बता दीजिए कि वेस्टर्न रीजन की सारी शेल कंपनीज को अप्रूवल किसने दिया था? कियारा ने हैरानी से वो फाइल खोली और कंटेंट पढ़ने के बाद उसने आगे मेंबर्स को फाइल पकड़ाई। अब तक बाजी मेरी रानी ने मारी है, लेकिन अब ये चेकमेट मैं करूंगा। मनी मन सोचते हुए वेद ने फिर एक दांव फेंका। चोरी हुआ पैसा वेस्टर्न रीजन से अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है और ये सारे वेंडर्स मनोहर जी से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर मनोहर पसीना पोंछते हुए बोला, ये कोइंसिडेंस होगा, तुम इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हो। वेद हंस पड़ा और बोला, अरे मनोहर जी, ये कोई लॉटरी नहीं है जो बार बार एक ही नाम पर निकले। हमारे पास बैंक रिकॉर्ड्स हैं और कॉल रिकॉर्ड्स भी, जो प्रूव करते हैं कि आप इस एम्बेजलमेंट में शामिल थे। ये शेल कंपनीज का सिर्फ नाम बदलते गए, लेकिन पैसा वहीं जाता रहा और ये ईमेल्स वेस्टर्न ऑफिस से मुंबई HQ तक हर ट्रांजैक्शन को कवर करने की प्लानिंग की गई। करप्शन सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, उनके खून में घुस चुका है। यह सुनकर मनोहर ने चेयर पकड़ ली, उसके हाथ कांप रहे थे। वहीं सारे बोर्ड मेंबर्स इस खुलासे से हैरान थे। यशवंत ने मौके पर अपना गिरेबान साफ करते हुए कहा, मनोहर, तो तुम इस सब के पीछे थे और मुझे लगा कि कियारा। छी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई डोंट बिलीव दिस। मनोहर ने घूरते हुए यशवंत की तरफ देखा। तब वेद ने कहा, ये भाई भाई का प्यार बाद में। हाँ, तो आप लोग बोल रहे थे कि कियारा मैडम यंग हैं, इसलिए उनकी लीडरशिप इमेच्योर है। मुझे तो लग रहा है ये बुजुर्ग लोग ज्यादा करप्ट हैं। बल्कि कियारा ने इतनी कम उम्र में कंपनी बहुत अच्छे से संभाली है। यह सुनकर कियारा वेद की तरफ देखने लगी। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ खड़ा हो। वेद ने फिर पलट कर कहा, तो अब ड्रामा खत्म, एक्शन शुरू। उसने दरवाजा खोला और पुलिस अंदर आई। उन्होंने मनोहर और सुनीता को गिरफ्तार किया। मनोहर चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मनोहर के जाने के बाद फाइनली यह मसला खत्म हुआ। तब मिस्टर गुप्ता ने गला साफ किया और बोले, कियारा रायजादा ने जिस तरीके से सब हैंडल किया है, आई थिंक शी डिजर्व्स टू रिटेन इन दिस पोजीशन। आप लोग क्या कहते हो? सभी बोर्ड मेंबर्स हामी भरने लगे। तभी यशवंत ने फिर से सिर उठाया। वो हार मानने वालों में से नहीं था। यह पॉसिबल नहीं है। आप सब एक बात भूल रहे हैं। MD बने रहने के लिए काबिल होने के साथ साथ एक और कंडीशन है, और वो है कियारा का मैरिड होना। यह सुनकर कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं वेद के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। इस बेचारे चैपड़ चाचा को पता नहीं है कि उनकी प्यारी भतीजी पहले से ही शादी कर चुकी है। अभी कियारा राज खोलेगी और लगेगा झटका। यशवंत की बात सुनकर बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर गुप्ता ने घबरा कर कहा, लेकिन हम 3 दिन में कुछ एडजस्टमेंट। लेकिन एक बोर्ड मेंबर ने बात काट कर कहा, नो, कोई एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, यह नियम है। आज अगर एक रूल तोड़ा तो कल 100 टूटेंगे। हर कोई अपनी मनमानी करेगा। या तो 3 दिन में कियारा को शादी करनी होगी, वरना यह पोजीशन किसी और को दे दी जाएगी। ये सुनकर कियारा ने कसकर मुट्ठी बांध ली और मनी मन बोली, वैसे बताऊं कि शादी हो चुकी है और कियारा रायजादा का हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय उर्फ असिस्टेंट वेद ही मेरा हस्बैंड है। बता दिया तो सब मुझ पर हंसेंगे, और नहीं बताती तो ये पोजीशन मेरे हाथ से जाएगी। तब वेद कियारा के एक्सप्रेशंस देखकर मन ही मन बोला, वैसे तो बोल डायलॉग्स बोलती हो कियारा, आज चुप क्यों? अब ये सिचुएशन तो तुम्हें ही हैंडल करनी है। बताओ सबको कि ये वेद ही तुम्हारा प्यारा पतिदेव है। तब कियारा की नजरें वेद से टकराई। फिर उसने तुरंत नजरें घुमा ली। कियारा के इशारे पर मिस्टर गुप्ता बोले, ठीक है, वी विल डिस्कस इट आफ्टर 3 days। लेट्स एंड दिस टुडे। सभी बोर्ड मेंबर्स इस बात से राजी थे। थोड़ी देर में सबके जाने के बाद कियारा ने नजर चुराते हुए वेद से कहा, मैं दादी से मिलने जा रही हूं, तुम चलोगे? वेद ने हाँ में सर हिलाया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वेद और कियारा ने जब कमरे में कदम रखा तो सावित्री के चेहरे पर एक सुकून था। वो वेद को देखते ही बोली, थैंक यू, उसने तुम्हें सही ट्रेनिंग दी है, तुम वाकई काबिल हो। कियारा ने वेद की तरफ देखा। उसे लगा कि सावित्री को पता चल गया है कि वेद ने उसकी हेल्प की है, लेकिन सावित्री और वेद इशारों में कुछ अलग ही बातें कर रहे थे।
कियारा दादी के पास बैठकर बोली, अब आप कैसा फील कर रही हैं? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम बढ़िया, तुम फिक्र मत करो। वैसे तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन अब वक्त आ गया है बड़े और सही फैसले लेने का। कियारा ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, दादी आप किस बारे में बात कर रही हैं? कौन से फैसले लेने हैं? सावित्री ने जवाब में बताया, समय आने पर सब जान जाओगी कियारा। फिलहाल तुम घर जाओ, आराम करो, कल एक बड़ा दिन है। वेद मन ही मन बोला। दादी ने उठते ही बड़ी बातों की गोलियां दागनी शुरू कर दी। वहीं कियारा सावित्री का हाथ पकड़कर बोली, मैं आपके पास ही रुकूंगी दादी। आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन अब मैं खुद। इससे पहले कि कियारा आगे कुछ कहती, सावित्री बोली, क्या फायदा मेरा सावित्री रायजादा होने का अगर मैं एक चुटकी में सर्वेंट्स की फौज ना बुला लूं? मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है कियारा, तुम घर जाओ। तुम्हें यह नर्स का काम नहीं करना, बल्कि कंपनी को संभालना है, समझी? कियारा ने हाँ में सर हिलाया। वो जानती थी कि दादी का हुक्म आखिरी होता है। वो और वेद कार में आकर बैठे, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कियारा ने मैसेज देखा तो मिस्टर की का मैसेज था, वेल डन। बस इतना पढ़ते ही कियारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तब वेद उसकी मुस्कान देखकर हैरानी से मन ही मन बोला, ऐसे मुस्कुराते हुए तो पहली बार देखा है। मुस्कुराते हुए ठीक ही लगती है, कम से कम नकचड़ी जंगली बिल्ली तो नहीं लगती। कियारा ने गाड़ी स्टार्ट की और म्यूजिक लगाकर एंजॉय करते हुए ड्राइव करने लगी। वेद भी इंग्लिश गाने को समझकर एंजॉय कर रहा था। तब कियारा ने उसकी तरफ देखा और हैरानी से कहा, तुम्हें समझ भी आ रहा है? वेद जवाब में बोला, जब से आया हूं शहर के लोगों की खटर पटर विदेशी भाषा में ही सुन रहा हूं, इसलिए मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगा। वही मिस्टर किंग के मैसेज के बारे में सोचकर कियारा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी कार कहां जा रही है, लेकिन तभी वेद ने झट से उसका स्टीयरिंग घुमा दिया और चिल्लाया, अरे संभाल के। इसी बीच पीछे से एक स्पोर्ट्स कार बिजली की तरह आई और कियारा के एकदम किनारे से टकराती हुई स्पीड से निकल गई। अगर वेद फुर्ती न दिखाता तो सीधा टक्कर हो जाती। ये सोचकर ही कियारा के हाथ पैर कांप गए और माथे पर पसीना छलक आया। वो कुछ कहती उससे पहले ही सामने चौराहे पर जोरदार धमाका हुआ। स्पोर्ट्स कार ने रेड लाइट क्रॉस करके सामने से आ रही एक इलेक्ट्रिक बाइक को सीधा उड़ा दिया। बाइक के पुर्जे हवा में उड़ते हुए इधर उधर बिखर गए। उस पर बैठे कपल हवा में उछलते हुए जमीन पर आ गिरे। ये देखकर वेद चिल्लाया, कियारा जल्दी गाड़ी रोको। कियारा ने भौहें चढ़ाई और बोली, वेद अब तुम्हें सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखना है? वेद जल्दी से बोला, किसी की जान का सवाल है, गाड़ी रोको। कियारा ने झुंझला कर कहा, ओह गॉड, तुम पुलिस को कॉल करो या एम्बुलेंस बुलाओ, तुम्हारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अब तो वेद ने कियारा को शिकारी जैसी आंखों से घूरते हुए घुर्रा कर कहा, गाड़ी रोको अभी। कियारा उसका ये रूप देखकर चौंक उठी और डर से ब्रेक मार दिया। वेद बिना वक्त गवाए गाड़ी से बाहर कूदा और उस कपल की तरफ दौड़ पड़ा। उधर खून में लथपथ वो कपल दर्द से कराह रहा था। तभी वो स्पोर्ट्स कार फिर से स्टार्ट हुई और फुल स्पीड के साथ पीछे उस लड़की की तरफ रिवर्स आने लगी। ये देखकर कियारा की सांस अटक गई। एक बार टक्कर मारना काफी नहीं था, जो वो स्पोर्ट्स कार वाला कपल को दोबारा मारना चाहता था। वहां भीड़ जमा हो चुकी थी और सबको लगा कि अब लड़की का बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी वेद हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और नीचे उस लड़की की तरफ कूदा और उसे सीने से लगाकर घूम गया। स्पोर्ट्स कार ने दोनों को उड़ा दिया और वेद और वो लड़की जोर से दूर जा गिरे। कियारा घबराते हुए चिल्लाई, वेद! कार में बैठे कियारा ये नजारा देखकर चीख पड़ी। क्या वेद सही सलामत था? कौन था वो स्पोर्ट्स कार वाला? क्या यशवंत और राघव बच गए थे, या वो भी साजिश में शामिल थे, या फिर वाकई थे वो निर्दोष? दादी क्या फैसला लेने वाली थी? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम। कियारा ने जैसे ही देखा कार ने वेद को टक्कर मारी है, वो शॉक्ड रह गई। उस वक्त वेद नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसने लड़की को बचा लिया था। वेद ने लड़की को धीरे से छोड़ा और चेक किया तो पहली टक्कर में लड़की के दोनों पैर टूट चुके थे, लेकिन इस बार उसे चोट नहीं आई थी। वेद धीरे से बड़बड़ाया, शुक्र है ये जिंदा है, लेकिन अब और देर नहीं होनी चाहिए। इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद वेद को आराम से खड़े होते देख भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। ए भाऊ, ये लड़का तो कमाल है, कहा जरा भी घबराया नहीं। अगर ये नहीं होता तो लड़की तो ऊपर निकल लेती। वेद ने तुरंत अपनी छोटी किट निकाली और लड़की के पैरों में 2 जगह एक्यूपंक्चर लगाया और तुरंत ही खून बहना बंद हो गया। इसके बाद वो उस आदमी के पास गया तो उसके सिर में हल्की चोट थी और एक हाथ की हड्डी टूटी थी। वेद ने झटके से उसका हाथ सेट कर दिया। वो आदमी दर्द से चीख पड़ा, अरे मार डालोगे क्या?
लेकिन फिर वो आदमी हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसका हाथ ठीक हो गया था। उधर भीड़ में खड़े लोग स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़े। पीकर गाड़ी चला रहा होगा, ऐसे तो सड़क पर आम आदमी जिंदा कैसे रहेगा, बताओ जरा। चलो देखते हैं साले को। तभी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला। एक नौजवान हाथ में लोहे की रॉड लेकर तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें नशे में चूर थी। उसे ऐसे देखकर भीड़ में खलबली मच गई। एक बंदा तुरंत आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर और गुस्से में बोला, अबे रुक साले, पहले टक्कर मारी, अब क्या जान से मार डालेगा, पुलिस आती। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस नौजवान ने हाथ झटकाकर धक्का देते हुए धमकी भरी आवाज में कहा, हट जा सामने से, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, आंख खोल के देख। जैसे ही उस बंदे ने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और वो एकदम पीछे हट गया। तभी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे ये तो मुंबई का सबसे रईस आदमी मिस्टर सब्बरवाल का बेटा अमन सब्बरवाल है। लोग पीछे हटने लगे। अमन लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे रास्ते में आएंगे तो मरना ही पड़ेगा। उसे अपनी तरफ गुस्से में बढ़ते देख वो लड़की डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने उस लड़की को मारने के लिए रॉड उठाई तो डर से लड़की ने आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज आई, लेकिन चोट उसे नहीं लगी। लड़की ने आंखें खोलकर देखा तो वेद उसके सामने खड़ा था और अमन 2 मीटर दूर जमीन पर गिरा पड़ा हुआ उल्टियां करने लगा। वेद हाथ झाड़ते हुए बोला, तेरे मन में जहर बहुत भरा है, तो सोचा थोड़ा निकाल दूं। ये सुनकर अमन ने मुंह पूछा और फिर उठकर चीखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। वेद मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो एक बार में गंदगी साफ नहीं हुई, चला एक और दे देता हूं तेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। वो बंदा जिसने अमन को पहले रोका था वो वेद के पास आके फुसफुसाया, भाई छोड़ दो, तुम नहीं जानते ये कौन है, इससे पंगा मत लो, बहुत भारी पड़ेगा। वेद सख्त आवाज में कहा, इसने किसी की जान लेने की कोशिश की है और इसे ऐसे ही जाने दें। यह सुनकर अमन अपनी कार के अंदर से नोटों की मोटी गड्डियां निकाल कर लाया और जमीन पर पड़े घायल आदमी के ऊपर गड्डियों की बारिश करते हुए भीड़ से पूछा, बोल मैंने मारा तुझे, किसने देखा, बोल बोलना। जल्दी जमीन पर करीबन 1 करोड़ का ढेर लग गया। वहां खड़ी भीड़ दंग रह गई। वो घायल लड़का पैसे उठाते हुए खुशी से बोला, हम खुद गिर गए थे बाइक से। ये सुनकर लड़की चौंकते हुए चिल्लाई, व्हाट आर यू सेइंग, मेरे पैर में उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्से में बोला, अरे इतने पैसे में तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, अब बात यही खत्म करते हैं, ओके बेबी। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, दर्द और बेचैनी से वो बेहोश हो गई। वेद ये सब तमाशा देख रहा था। वो उंगलियां चटकाते हुए बोला, इनकी तो आंखें होने के बावजूद ये अंधे हैं, लेकिन मुझे साफ दिखता है, लालच भी और घमंड भी, और घमंड तोड़ने में मैंने पीएचडी कर रखी है। तभी कियारा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। कियारा को देखते ही अमन बोला, ओह कियारा थी, आप इसको जानते हो। तभी ये उछल रहा था, आपका दोस्त है तो छोड़ देते हैं। अमन सीटी बजाते हुए जाने लगा तो वेद झटके से उसके सामने आ गया। तब कियारा ने वेद पर चिल्ला कर कहा, वेद चलो यहां से, उसने पैसे दे दिए ना, और क्या चाहिए, और तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले। ये सुनकर वेद ने तीखी नजरों से कियारा की तरफ देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे बेहोश लड़की के सामने खींचते हुए ले गया। क्या पैसे से जिंदगी खरीद सकते हो, मर्डर करना जायज हो जाएगा। इस लड़की की हालत देखो, पैर टूट गए। ठीक है चलो मैं भी तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, बदले में अपने दोनों पैर तोड़वा लो। उस लड़की की हालत देखकर और वेद की बात सुनकर कियारा ने नजरें झुका ली। तब वेद बोला, तुम शहर वालों की परवरिश में इंसानियत नहीं होगी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इंसानियत सिखाई है। तब अमन ने फोन निकालकर कॉल करते हुए वेद को मौक किया, अबे हीरो बहुत डायलॉगबाजी कर लिया रे, क्या कर लेगा, मैं तुझे शहर से नहीं इस दुनिया से गायब करवा दूंगा, रुक अभी तेरी हिस्ट्री निकालता हूं। यह कहकर उसने कॉल पर किसी से कहा, हेलो कियारा रायजादा के एक दोस्त की हिस्ट्री निकालनी है मुझे आज ही। उसका इतना कहना था कि वेद बिजली सी तेजी से उसके सामने आ गया, उसकी गर्दन पकड़ी और ऐसे ऐसे पॉइंट पर घूंसे मारे कि अमन जमीन पर गिर पड़ा। फिर पलक झपकते ही वो दम घुटने से बेहोश हो गया। कियारा और वहां मौजूद लोग हैरानी भरी आंखों से वेद को देखते रह गए। वेद ने अमन का कॉलर पकड़कर कहा, तेरे जैसे अमन को चमन बनाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन इंसाफ का काम उसके रखवाले के हवाले। तभी सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। वेद ने बेहोश अमन को घसीटा और पुलिस के वैन में पटक दिया। अब एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। वेद ने लड़की को गोद में उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और फिर सारा मैटर निपटाने के बाद ही वो कियारा की कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे एक संदिग्ध आदमी दिखा, जिसके गले में शायद वही लॉकेट था
लेकिन इससे पहले कि वो गौर से देख पाता, वो आदमी भीड़ में कहीं गुम हो गया। गाड़ी चलाते वक्त कियारा ने अचानक वेद से पूछा, तुम्हें लगता है मैं भी उस अमन सब्रवाल की तरह हार्टलेस हूं, है ना? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो सच है तो है। यह सुनकर कियारा ने गाड़ी रोकी और अपनी नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारी तरह कोई हीरो नहीं हूं। मैं बस अपने पेरेंट्स की कंपनी संभालना चाहती हूँ और किसी के मैटर में पड़े बिना सुकून की लाइफ जीना चाहती हूँ। इज दिस रॉन्ग? ये सुनकर वेद खामोश रहा, लेकिन उसकी चुप्पी कियारा को और अंदर से तोड़ गई। कियारा वेद के जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी वेद के मुंह से खून निकलने लगा। कियारा सन्न रह गई। वो तो भूल ही गई थी कि अमन की कार से वेद का भी एक्सीडेंट हुआ था। वेद, वेद तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलते हैं। वेद ने तुरंत इनकार कर दिया। इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल? इससे 4 गुना खून तो हम एक छोटी सी ट्रेनिंग में बहा देते थे। यह सुनकर कियारा शॉक्ड रह गई। आखिर ऐसी क्या ट्रेनिंग हुई थी वेद की जो ऐसा खून बहना उसके लिए इतना नॉर्मल था? तभी वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? यह सुनकर कियारा ने झेंपते हुए कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जियो या मरो, मुझे क्या। कियारा ने घर की तरफ गाड़ी घुमा ली। करीबन 2 बजे वो लोग घर पहुंचे। उस रात कियारा बार बार वेद की कही बातों के बारे में सोचती रही। अगली सुबह जब कियारा की नींद खुली तो उसने देखा कि वेद कमरे में नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो जैसे ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। वेद रनिंग से लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। पसीने से भीगी टी-शर्ट, गीले बाल और उभरी हुई बाजुएं देखकर एक पल को कियारा की नजरें ठिठक गई। वेद बिना किसी झिझक के नाश्ता खाने में जुटा था। वो पराठे, उपमा, फ्रूट्स और दूध ऐसे ले रहा था जैसे किसी पंजाबी शादी का खाना खा रहा हो। उसे ऐसे खाते देख कियारा मन ही मन सोचने लगी, 1 महीने का राशन 1 दिन में खत्म कर देगा ये भुक्कड़। लेकिन इसे इतना टिकने ही कौन देगा? बस परसों मीटिंग के बाद एमडी की पोजीशन मेरे हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन ये वेद इस घर से बाहर जाएगा। कियारा ये सब सोच ही रही थी कि वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, अरे ऐसे घूर क्यों रही हो? मेरे खाने को नजर मत लगाओ। जो खाना है खाओ ना। तुम ही खाओ, आराम से खाओ, और कुछ कम पड़े तो बाहर गार्डन में घास भी उगी है, वो भी खा लेना। वेद हंसते हुए बोला, अरे वो तो तुम्हारा खाना है ना, मैं किसी और का निवाला नहीं छीनता। ये सुनकर कियारा ने चिढ़ते हुए आंखें रोल की और पर्स उठाकर बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। ये गंवार, इस लड़के को ना बात करने की तमीज है ना खाने का ढंग। कैसे निकलेंगे 48 आवर्स? कियारा ने वेद के ख्याल को दिमाग से झटका और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसे दादी को डिस्चार्ज करवाना था। करीब 2 घंटे बाद दादी और कियारा वापस घर लौटे तो वेद सोफे पर आराम से फैले हुए न्यूज देख रहा था। दादी ने वेद को देखते ही कहा, वेद मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वेद ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन बोला, ये पिस्टल दादी जब भी ऐसे बुलाती है कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करती है। वहीं कियारा भी क्यूरियस थी कि दादी वेद से क्या बात करना चाहती है। वेद दादी के पीछे पीछे उनके स्टडी रूम में आया तो उसके बेपरवाह अंदाज देखकर दादी बोली, बिल्कुल अपने गुरु तेजस पर गए हो। वही एटीट्यूड, बेपरवाह चाल और अंदर से पूरा शैतानी दिमाग। गुरु तेजस का नाम सुनते ही वेद चौंक गया और उसने पूछा, आप उन्हें कैसे जानती हो? ये सुनकर दादी ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और बोली, तुम्हें क्या लगता है कैसे ढूंढा मैंने तुम्हें? खैर, तेजस और मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं ये लंबी कहानी है। अचानक कई सारी यादें वेद के दिमाग में घूमने लगी थी। कुछ था जो उसके दिल में खटक रहा था। वेद भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं उनके जैसा नहीं हूं और ना ही उनके बारे में बात करना चाहता हूं। दरअसल ये वही शख्स था जिसने वेद के माँ बाप की मौत के समय वेद की जान बचाई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो वेद आज उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता? और शहर आने से पहले तक कहाँ था वेद और क्या थी उसकी कहानी? तभी सावित्री हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, इंपॉर्टेंट बात सुनो। वेद ने गहरी सांस ली और खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सोफे पर बैठते हुए बोला, फरमाइए, क्या इंपॉर्टेंट बात है? दादी ने वेद की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि तुम एक बार देखकर बीमारी का अंदाजा लगा लेते हो, तो तुम ये तो जान गए होगे कि कियारा को कुछ प्रॉब्लम है। वेद ने कैजुअली कहा, हाँ, कमजोर है बेचारी। इतना पैसा होने के बाद भी आपने लड़की को ठीक से खिलाया पिलाया नहीं। पर डोंट वरी, मैं उसे खाने पीने में कभी कमी नहीं होने दूंगा। दादी ने गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए बोली, तेजस ने मुझे वार्न किया था कि ऐसा ही होगा। खैर, मैंने तुम्हें कियारा के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तब वेद ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। आप कियारा से बहुत प्यार करती है ना? फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया?
मुझसे क्यों शादी करवाई? कियारा के लिए तो शहर के बड़े बड़े खानदान से शहरी लड़के मिल जाते, और अगर आपको उसकी सेफ्टी की टेंशन थी तो मुझे बॉडीगार्ड बना देती। शादी करवा के उसके साथ नाइंसाफी क्यों किया? स्टडी रूम के बाहर खड़ी कियारा दरवाजे से कान लगाए ये सब सुन रही थी। उसने सोचा नहीं था कि वेद उसके दिल की बात दादी से कहेगा। उसे अब दादी के जवाब का इंतजार था। आखिर वो भी तो यही जानना चाहती थी। दादी ने गहरी सांस ली और सख्ती से बोली, मैं कोई गलत फैसला नहीं करती। भाग्य की रेखाओं ने तुम दोनों को चुना है। तुम्हें कियारा की डेस्टिनी हो और बस तुम ही उसे बचा सकते हो। बचा सकता हूं? लेकिन किससे? और आप ये क्या भाग्य की बातें कर रही हो? कहीं आप किसी फर्जी ज्योतिष के चक्कर में तो नहीं हो ना? देखिए, ये सब उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक है, इस पर भरोसा नहीं करते। दादी ने जवाब में कहा, वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। वेद मन ही मन बोला, एक तो इनका ये सही वक्त ही नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सारा सच बताने से पहले इनका वक्त आ जाए। दादी ने फिर आगे कहा, अब तुम जाओ, और हाँ, लंच में आज तुम अपने ससुराल वालों से यानी मेरे पूरे परिवार से मिलने वाले हो, तो तैयार रहना। ये सुन वेद चौंक गया और बोला, इसमें तैयार होने वाली क्या बात है? ज़ॉम्बीज़ है क्या जो खा जाएंगे? दादी हंसते हुए बोली, ज़ॉम्बीज़ को तो बस खून की भूख है, लेकिन इन्हें जब तुम मिलोगे तो समझ जाओगे। बी रेडी। क्या होगा जब परिवार को पता चलेगा कि वेद और कियारा की शादी हो चुकी है? क्या वो वेद को अपनाएंगे? दादी किस राज की बात कर रही थी? क्या है वेद और कियारा की शादी की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दादी की चेतावनी ने वेद को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आया तो देखा कि कियारा थोड़ी दूर खड़ी एक एंटीक पीस देख रही थी। वेद समझ गया था कि कियारा नाटक कर रही है। वो हंसते हुए बोला, छुपकर बातें सुन रही थी? कियारा ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए मासूमियत से कहा, कौन? मैं क्यों बातें सुनूंगी? मैं तो बस ये एंटीक देख रही थी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद की नजर कियारा की सैंडल्स पर पड़ी तो वो बोला, तो तुम झूठ भी बोलती हो। तुम मेरे बाहर आने से पहले भागने वाली थी, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये सैंडल टूट गई होगी। कियारा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो नया फैशन है, तुम्हारे जैसे गांव वालों को क्या समझ आएगा? कियारा पलट कर जाने लगी, लेकिन टूटी हुई सैंडल्स से वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई बतख हो। वेद उसकी टेढ़ी चाल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कियारा मन ही मन बोली, अगर ये सैंडल ना टूटी होती तो मैं इसकी और दादी की पूरी बात सुन लेती। कियारा और तेजी से चलने लगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि वेद ने वक्त पर आकर उसे संभाल लिया। उसका हाथ कियारा की पतली कमर पर था और कियारा का हाथ वेद के कंधे पर। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। वेद के उभरे कंधे, उसकी गर्दन की नसें और उसकी सख्त उंगलियों की पकड़ से कियारा कुछ अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन बुरा नहीं। वो मन ही मन बोली, इतनी एक्सरसाइज करता है शायद इसलिए इतनी परफेक्ट बॉडी है। वहीं वेद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कियारा से बोला, इतनी पतली क्यों हो? हवा खाती हो क्या? ये सुनकर ही कियारा ने झटके से उसे दूर किया और गुस्से में कहा, उफ, कैसे जंगली आदमी हो तुम वेद। एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें इतना भी नहीं आता, बदतमीज कहीं का। उसने तुरंत अपनी दोनों सैंडल्स निकाली। वेद को लगा कि आज तो उसे पड़ने ही वाली है, लेकिन कियारा गुस्से में पलट कर चली गई। वेद ने राहत की सांस ली और कहा, चल वेद, इससे तो तू बच गया, लेकिन इसके परिवार वालों से कैसे बचेगा? कुछ देर बाद जब कियारा और वेद रेडी होकर साथ में वेन्यू पर जाने को निकले तो कुछ सोचते हुए वेद ने पूछा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है फिर भी फैमिली वाले अलग क्यों रहते हैं? कियारा ने जवाब में कहा, सबकी अपनी फैमिली है, अपनी जिंदगी है, फैमिली के बीच भी प्राइवेसी जरूरी है वेद। वेद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, हमारे गांव में तो घर छोटा होता है लेकिन सब साथ रहता है, चूल्हा एक, आंगन एक और दुख सुख भी एक। शहर में ऐसे दिल का कनेक्शन कहाँ? ये बात जैसे कियारा को हिट कर गई, लेकिन वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही दोनों बैंक्वेट हॉल के सामने खड़े थे। एक आम इंसान के घर का हॉल और बेडरूम दोनों मिलाकर भी शायद इतना बड़ा ना हो जितना ये एक डाइनिंग रूम था। वेद ने फुसफुसाते हुए कियारा से पूछा, आज हमारी शादी का सेलिब्रेशन है क्या? इतने सारे लोग आए हैं। तभी सावित्री ने भी उन्हें बुला लिया। आओ वेद, कियारा। उन्होंने फिर पूरी फैमिली की तरफ नजर मारी। वहीं वेद यानी कियारा के असिस्टेंट को वहां देखकर राघव और यशवंत थोड़े हैरान थे। उसे देखते ही राघव ने कहा, दादी, इस फैमिली डिस्कशन में इस बाहर वाले लड़के को क्यों बुलाया है? तभी सावित्री उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली,
मैंने तुम सबको यहाँ कियारा की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। यशवंत मन ही मन इस नए खुलासे से परेशान था। अगर कियारा की शादी हो गई तो सब कुछ उसका हो जाएगा। उसने तुरंत पूछा, माँ परसों एमडी की पोजीशन के लिए फाइनल मीटिंग है और आज ये शादी की बात, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, होगा नहीं, हो चुका है। कियारा और वेद की शादी हो चुकी है। दादी के ये शब्द पूरे परिवार में धमाके की तरह गिरे। थोड़ी देर तक तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी वेद को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और वेद भी सबको स्कैन कर रहा था, एक सोल्जर की तरह जो बैटलफील्ड में उतर चुका हो। वेद ने मन में कहा, ये लोग मुझे आउटसाइडर समझते हैं, पर मैं आउटसाइडर नहीं, भूचाल बनकर आया हूं। और जब भूचाल आता है तो दीवारें भी हिल जाती हैं। राघव गुस्से में अचानक उठ खड़ा हुआ, इम्पॉसिबल, ये और इस घर का सन इन लॉ, अरे इसकी औकात तो नौकर बनने की नहीं है। तभी यशवंत ने कियारा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, कियारा, आई नो तुम किसी भी हाल में एमडी की पोजीशन पर बनी रहना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इस लो क्लास से शादी करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर कियारा ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। वेद मन ही मन बोला, इस शहर के लोग बोलचाल में शहद और नजरों में तीर रखते हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ने जिस आग में डाल दिया है, अब वहां से राख नहीं, अंगारे बनकर निकलना है। तब सावित्री टेबल पर हाथ पटकते हुए सख्त आवाज में बोली, वेद को मैंने कियारा के लिए चुना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहां से जा सकता है। अब कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि सावित्री जी को नाराज करने का क्या अंजाम हो सकता था। राघव एकदम धीरे से बड़बड़ाया, दादी किसी कुत्ते को भी दामाद बना लेंगी तो अपनाना पड़ेगा। सावित्री ने घर के सभी सदस्यों से वेद का परिचय करवाया। लंच के दौरान सब वेद को ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे, लेकिन कोई भी वेद से बात करने को उत्सुक नहीं था। वहीं राघव बोर्ड रूम में हुए ह्यूमिलेटिंग एनकाउंटर के बाद वेद को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वेद सबको चुपचाप देखकर मन ही मन बोला, दादी ने क्या लगाम कस रखी है। एक आवाज में सबकी बोलती बंद। लंच के बाद जब सावित्री जी कमरे में चली गईं, तब जैसे सबकी लगाम खुल गई। सबसे पहले राघव ने तंज कसते हुए कियारा से कहा, वैसे कियारा, शहर के अमीर बैचलर्स तुमसे शादी करना चाहते थे, पर वाह क्या चॉइस है तुम्हारी। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देख ली थी। जस्ट लुक एट हिम, सच अ गवाह। तब मनोहर की वाइफ ममता जी, जो अपने हस्बैंड के जेल जाने से नाराज थी, वो हंस पड़ी और बोली, अब तो लगता है हम सबको भी देसी भाषा और देसी रंग ढंग सीखना पड़ेगा। आखिर दामाद जी गांव से पधारे हैं। आरना हामी भरते हुए नाक सिकोड़ कर बोली, हाँ गवार तो है, तुम्हें गोबर की बदबू नहीं आ रही? पूरे टेबल पर हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। कियारा का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वेद ने चुपचाप पानी पिया, फिर कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, अब सबकी बातें सुनकर समझ आया कि बड़े लोगों का सत्कार करने का तरीका ऐसा होता है। आरना कंफ्यूजन से बोली, वेद एक्सक्यूज मी, तुझ लो क्लास को सत्कार का मतलब भी पता है? वेद ने तीखी अंदाज में जवाब दिया, आप लोगों के कपड़े ब्रांडेड हो सकते हैं, लेकिन क्लास वो होती है जो दूसरों की इज्जत करके सामने आती है। और अफसोस, आप उस टेस्ट में फेल हो गए। आइए हमारे गांव कभी, सत्कार क्या होता है वहां पता चलेगा। ममता गुस्से में बोली, बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोग दादी का भरोसा जीत कर इस घर में घुस आते हैं और घर वालों को जेल भिजवा देते हैं ताकि अपनी जगह बना सके। लेकिन ये सब दिखावा है, टेम्पररी चार्म, असलियत जल्द ही बाहर आएगी। वेद ने सीधा ममता की ओर नजरें गड़ा दी, भरोसा अगर जीतने से मिलता तो आपके पति आज जेल में ना होते। ममता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तब राघव चीख कर बोला, डोंट फ्लाई टू हाई वेद, जमीन पर गिरने में वक्त नहीं लगता। वेद मुस्कुराया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। यशवंत और राघव उसका बोर्ड रूम का टशन देख चुके थे, इसलिए सकपका गए। वेद मन ही मन बोला, जो हवा में उड़ रहे थे अब उन्हीं की हवा निकालता हूं। वेद मुस्कुराते हुए राघव के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, खाना ठीक से हजम तो हो रहा है ना? या नहीं साले साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कियारा की तरक्की पचने का नाम नहीं ले रही? फिर उसने धीरे से राघव के कंधे के नीचे एक पॉइंट पर प्रेस कर दिया और साथ ही बगल में बैठी ममता की उंगलियों के बीच झटके से चम्मच से प्रेस किया। उसने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी तेज स्पीड में यही किया और कोई कुछ समझ नहीं पाया। राघव झल्ला कर बोला, आप छू क्यों रहा है, हट यहां से। वेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंदर जो भरा पड़ा है बाहर निकलना जरूरी है। और तभी एक सेकंड के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया और फिर सबसे पहले ममता ने बड़ी डकार ली।
सब उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो ममता ने शर्म से मुंह पर हाथ रख लिया। वेद ने कहा, मेरी कम्मो भी ऐसी ही आवाज करती है। कम्मो, मेरी प्यारी भैंसिया। और फिर राघव के फाट की ऐसी आवाज गूंजी जैसे बॉम्ब गिरा हो। कियारा की कजिन आरना नाक दबाते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड राघव, ये क्या कर रहे हो? फिर शुरू हुआ सिलसिला और एक एक कर सभी लोग आदमी छोड़ने लगे। वेद हंसते हुए बोला, लगता है गैस की पाइपलाइन लीक हो गई। इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली ट्रेडिशन, इतनी तेज हवा कभी नहीं देखी सुनी। अब तो कियारा की भी हंसी छूट गई। सर्वेंट्स के लिए भी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वो सब अपने बाजू में मुंह छुपाकर हंसने लगे। वहीं राघव का धमाका और ममता की डकार अब भी जारी थी। ममता तुरंत मुंह दबाकर वहां से निकल पड़ी और राघव भी धमाके करता हुआ वहां से भाग गया। सब हैरानी से वेद की तरफ देखने लगे और उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वेद की वजह से हुआ है। तो उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। उस वक्त कोई ऐसा मौजूद था जो उन्हें देखकर मन ही मन बोला, बहुत हंसी आ रही है ना दोनों को। जरूर सावित्री ने कोई लंबा गेम खेला है। नहीं है तो वो इस गधे से अपनी प्यारी पोती कियारा की शादी नहीं करवाती। आखिर इनका दामाद ही आगे इनका कंधा बनेगा। ये वेद कौन है, कहां से आया है? इसकी कुंडली तो निकालनी पड़ेगी। वहीं सब फैमिली मेंबर्स के जाने के बाद कियारा खिलखिलाकर हंस पड़ी और वेद बस उसे देखता रह गया। वेद ने कैजुअली कहा, हंसते हुए अच्छी लगती हो तो फिर ऐसा गंदा मुंह बनाकर क्यों घूमती हो? ये सुनकर कियारा की हंसी बंद हो गई और उसने घूर कर वेद की तरफ देखा और बोली, और तुम जो ये परमानेंट फेदर हेड शक्ल लेकर घूमते हो? तो मैंने कुछ बोला? वेद कंफ्यूज होकर बोला, अब ये फेदर हेड क्या होता है, पंखों वाली शक्ल? कियारा ने हंसी दबाते हुए उठकर कहा, ऐसा ही कुछ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए निकल गई। वहीं वेद सर खुजाते हुए फोन पर मीनिंग सर्च करने के बाद बोला, वाह, ये तो तमीज से बेइज्जती कर गई। लगता है इंग्लिश में अल्ट्रा प्रो होना पड़ेगा। जब वो बाहर आया तो सर्वेंट ने उसे बताया कि दादी ने उसे स्टडी रूम में बुलाया है। वेद जब दादी से मिलने पहुंचा तो तब दादी वेद से गंभीरता से बोली, मैं उन्हें मजबूर कर सकती हूँ तुम्हें दामाद मानने के लिए, लेकिन उनके दिल में जगह तुम्हें खुद बनानी होगी। वेद कंधे उचकाकर बोला, मुझे कोई जगह नहीं बनानी दादी। जो अपनाना चाहे अपनाए, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेद का एटीट्यूड देखकर सावित्री जी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि कियारा परिवार को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, लेकिन वेद परिवार को सही गलत के हिसाब से संभाल लेगा। वेद के दिमाग में कई अनसुलझे सवाल थे। उसकी आदत थी जब भी उलझा हुआ महसूस करता तो बाहर निकलकर घूमने चला जाता। उस शाम वेद घूमते हुए हवेली से बाहर निकला और सोचने लगा, इस शहर में आए मुझे बस कुछ ही दिन हुए हैं, भाई साहब मेरी जिंदगी सस्पेंस ड्रामा बन चुकी है। लेकिन अजीब बात यह है, उस दिन उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? रिवाइंड करते हैं। मुझे धमकी मिली, दादी से मिल नहीं पाया, फैक्ट्री पहुंचा और फिर कन्फेशन करने के बजाय आग लगा दी, और आखिर में मुझे वो फोटो देना पड़ा जिसमें कोट था जो रकीम नाम की वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ने बताया था। मतलब पूरा ट्रैप ही फोटो के लिए बनाया गया था। दादी सच कह रही थी, वो लोग ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। अब प्रॉब्लम यह है कि उस फोटो को वापस कैसे लूं? इस बार वेद तुझे सिर्फ अगला कदम नहीं, अगली 5 चालें पहले से सोचनी होगी। कुछ बड़ा ब्लफ सोचना होगा। तभी एक एसयूवी स्क्रीच मारते हुए सामने आ रुकी। वेद का ध्यान टूटा तो वो एनॉयड होकर बोला, अब क्या है यार, कोई ना कोई क्यों चला आता है टाइम खराब करने। वेद ने गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को देखा और फिर कंधे उचकाते हुए कार के अंदर बैठ गया। उसके ऐसे रिएक्शन से सब हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें तो लगा था कि वेद कुछ रिएक्शन देगा, झगड़ा करेगा, रजिस्ट करेगा या भागेगा, लेकिन वो तो आराम से कार में बैठ गया। वेद ने उनके रिएक्शन देखकर कैजुअली पूछा, क्या हुआ? लोग मुझे शहर घुमाने ले जा रहे थे ना? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। आखिर ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदे ने सोचा, शायद ज्यादा डर गया, इसे पता होगा कि भागने से कुछ नहीं होगा इसलिए ऐसा शांत है, लेकिन अंदर से तो डरा ही हुआ होगा बेचारा। वहीं वेद बड़े आराम से अपना फोन निकाल कर गेम खेलने लगा। उसने हाल ही में ऑनलाइन चेस खेलना सीखा था। उसके अगल बगल में बैठे बंदे उसे ही देख रहे थे। करीबन आधे घंटे बाद वो लोग एक बड़े विला के सामने उतरे, लेकिन वेद अभी भी खेलने में मस्त था। एक बंदे ने उसे देखकर गुस्से में कहा, अबे उतर, बॉस इंतजार कर रहे हैं। वेद ने जवाब में सीरियस होकर कहा, बस एक चाल बची है। वो बंदा भड़क उठा और वेद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बंदा दर्द से चीख भी नहीं पाया।
वेद ने अपना आखिरी दाव चला और मुस्कुराते हुए कहा, ये शह और मात। उसने फोन जेब में रखा और बंदे को छोड़ दिया और गाड़ी से बाहर आकर बोला, कहाँ है तुम्हारा बॉस? कौन है ये बॉस? क्या वेद किसी खतरे में था? कियारा की शादी की बात जानकर क्या जाल बिछाएंगे यशवंत और राघव? और वेद कैसे वापस लेगा अपने दुश्मनों से कोड वाली फोटो? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वेद ने गाड़ी से उतरकर आसपास नजर डाली तो वहां कम से कम 10 बंदे खड़े थे और एक लंबा चौड़ा नौजवान लड़का आंखों में घमंड लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वेद के सामने रुककर वो ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला, तो वो तू है जिसने सार्थक भाई की गाड़ी का गेट तोड़ दिया? वेद को याद आया कि क्लब के बाहर उसने कियारा का एक फ्रेंड सार्थक की कार का दरवाजा उखाड़ दिया था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, हाँ तो तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस लड़के ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए हैरानी से पूछा, तुम मुझे नहीं जानता? अभी ये कौन सा अजूबा है जो मुंबई में रहते हुए मुझे नहीं जानता? मयंक लाला। मयंक लाला नाम है मेरा। मुंबई में रहना है तो ये नाम याद होना चाहिए। वेद ने सार्कास्टिक टोन में जवाब दिया, क्यों? तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है या राशन कार्ड बनाता है? तब एक लड़का जिसने दोनों कानों में स्टाइलिश इयरिंग स्टड्स पहने हुए थे वो आगे आकर बोला, लाला भाई, इस लड़के में बहुत अकड़ है, आप बोलो तो सीधा इसका इलाज कर देता हूं। वेद ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, ओह अच्छा, आप लोग फ्री में इलाज करवाते हो? बड़े भले लोग हो यार, घर बुलाकर इलाज कर रहे हो। लेकिन मैडम, मुझे छोरियों से इलाज करवाना पसंद नहीं। कोई डॉक्टर आदमी नहीं है क्या? ये सुनकर वहां खड़े लड़कों की हंसी छूट गई, लेकिन सब मयंक के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अगले ही पल चुप हो गए। तभी स्टड इयरिंग्स वाला लड़का दांत पीसते हुए चिल्लाया, अबे क्या कहा? छोरी, मैं लड़का हूं साले, दिखता नहीं क्या? वेद हंसते हुए बोला, दिखता है तभी तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि कान में बाली, लंबे बाल, लेकिन आवाज थोड़ी मर्दों जैसी। मैं तभी से सोच रहा था कि शहर में कैसी अजीब औरतें रहती हैं। इयरिंग वाले लड़के जिसका नाम विकी था, उसने गुस्से में वेद को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल वेद ने उसके गाल में एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ लगाया कि वो घूमते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके एक एक्शन से सारे लड़के सहम गए थे, लेकिन वेद इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर इस वक्त मिस्टीरियस मैन का मैसेज आ रहा था। क्या यह मैसेज कोई नया भयंकर तूफान लेकर आने वाला था? क्या लिखा था उस मैसेज में? मयंक गुस्से से बिलबिला उठा। उसके एक इशारे पर उसके गुंडे वेद के चारों तरफ औजार लेकर आ गए। किसी के पास हॉकी स्टिक, किसी के हाथ में बैट तो किसी के हाथ में हंटर था। तभी मयंक लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके एक इशारे पर हाथ में हथियार लिए सब ने वेद को घेर लिया। फिर मयंक वेद को धमकी देते हुए बोला, तूने मेरे बंदे पर हाथ उठाया, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? ये मुंबई मेरा है। आई एम दी ओनली सन ऑफ कम। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले एक ब्लैक कार विला के अंदर आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो चेहरे पर गुस्सा लिए रौबदार चाल से मयंक की तरफ बढ़ने लगा। उनका गुस्से से भरा चेहरा देखते ही सभी लड़के हथियार छुपाते हुए घबरा कर पीछे हट गए। तब विक्की के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अब इस वेद की ऐसी पिटाई होगी कि मजा आ जाएगा। उनकी चाल ढाल से पहली नजर में लग रहा था कि वो आदमी कोई ऊंचे ओहदे वाला अफसर है। उसे देखकर वेद मन ही मन बोला, अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आ गया? वहीं मयंक हड़बड़ा कर बोला, डैड आप वापस कब आए? वो आदमी सीधा मयंक पर चिल्लाया, तुम्हारी हरकतों के कारण वापस आना ही पड़ा। तुमने मेरी एब्सेंस में 3 लोगों को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, पुलिस को धमकाया, और अब ये किसको उठा लाए? विक्की और बाकी सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें तो लगा था कि वेद की पिटाई होगी, यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। मयंक ने उन्हें समझाया, डैडी ये तो मेरे दोस्त हैं और प्लीज, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि गुस्सा आपके लिए जानलेवा है। ये सुनकर मयंक के डैड भड़कते हुए बोले, तो गुस्सा दिलाने वाले काम क्यों करते हो? और ये कैसे गुंडे मवालियों के साथ घूमते हो तुम क्या इस कमिश्नर गिरीश लाला का नाम मिट्टी में मिलाकर ही दम लोगे क्या? जानते हो कितने लोगों की कंप्लेंट है? आई एम ऑलरेडी डीलिंग विथ मेनी केसेस, ऊपर से तुम। लेकिन इतने गुस्से की वजह से गिरीश लाला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर सब घबरा गए। मयंक जोर से चिल्लाया, डैड कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मयंक गिरीश के पास आकर रोने लगा, डैड प्लीज उठिए, आई एम सॉरी, मैं अब आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तब वेद सामने आया और गिरीश की आंखों की पुतलियां चेक करने लगा। मयंक ने चीख कर उसे धकेलते हुए कहा, अबे क्या कर रहा है? गेट आउट ऑफ हियर, तुझसे तो बाद में निपटूंगा। वेद ने उसे इग्नोर कर गिरीश लाला को उठाया और सामने टेबल पर रखा।
फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे एक्यूपंक्चर निडल्स निकाली और गिरीश लाला के सिर में चुभो दी। फिर उसने मयंक के एक पंटर के हाथ से चाकू छीना और कान के पीछे चीरा लगाया, जिससे खून बह निकला। मयंक घबरा कर बोला, अबे ये क्या कर रहा है? लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा, वेद ने उसे बिना देखे ही एक जोरदार किक मारी और उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर बाकी लोग वेद को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी टेबल पर पड़े गिरीश लाला खांसते हुए होश में आ गए और वेद ने गिरीश के चीरे को बंद कर दिया। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब वेद ने गिरीश लाला से कहा, सर आपके सिर में कोई चीज फंसी है, अगर उस चीज को निकाला नहीं गया तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। गिरीश लाला ने कमजोर आवाज में पूछा, हाँ एक गोली है जिसे डॉक्टर्स ने निकालने से मना कर दिया था, पर तुम्हें कैसे पता? वेद कंधे उचकाते हुए बोला, आपका बार बार इस तरह बेहोश होना सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, वो चीज आपके नर्व्स को डैमेज कर रही है। अगर आपने इसे जल्दी नहीं निकलवाया तो आपको दौरे भी आ सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं लेकिन आज नहीं। ये सुनकर मयंक हंसते हुए बोला, अबे वो गांव के डॉक्टर बड़ी बड़ी हाँकने में तो मास्टर है। जिस डॉक्टर ने मेरे पापा की सर्जरी की है वो देश के बेस्ट डॉक्टर हैं, उनसे जो ना हुआ वो तू करेगा? लेकिन वेद कुछ बोलता इससे पहले गिरीश लाला ने अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें रोके तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा सबको। एंड थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये मेरा कार्ड है, कभी भी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना बस। वेद ने कार्ड अपनी जेब में रखा और हाथ जोड़कर निकलने लगा, लेकिन तभी गिरीश ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, या तुम्हारा कोई क्लिनिक है क्या? मैं कल वहीं आकर चेकअप करवा लूंगा। वेद ने सहजता से कहा, मैं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मेरा कोई क्लिनिक है। कमिश्नर ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? तुमने अभी अभी डिग्री कंप्लीट की है क्या? वेद ने नाम में सर हिलाया, आपको मेरी डिग्री से मतलब है या ट्रीटमेंट से? कमिश्नर यह सुनकर शॉक था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट ले लिया है लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। ये टैलेंटेड तो है लेकिन ये है कौन, और क्या मुझे ये ठीक कर पाएगा? शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद हो। वेद के ट्रीटमेंट से इंप्रेस होकर उसने अगले दिन ट्रीटमेंट कराने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया। कमिश्नर को अगले दिन ट्रीटमेंट का प्रॉमिस करने के बाद वेद वापस लौट आया। वो अंदर आया तो उसने कियारा और विशाल यानी यशवंत के बेटे को बहस करते हुए उनकी आवाज सुनी। विशाल कियारा को ताने मार रहा था, बचपन में तो मेरे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन अब एमडी की पोजीशन मिल गई तो भाई की कोई इज्जत नहीं है। कियारा दांत पीसते हुए बोली, तुम भूल सकते हो तुमने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन मैं नहीं भूली। मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाकर मुझे क्लब में छोड़ गए थे ताकि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए और तुम दादी के सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर सको। अगर मानव भैया वहां नहीं आते तो मैं किसी हैवान का शिकार बन चुकी होती। मुझे तुम्हारे जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं है, विशाल ने जवाब में कहा। 2 साल पुरानी बात से अभी तक नाराज हो। वो सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम यह सीख सको कि यह दुनिया बहुत जालिम है और तुम बड़ी आसानी से अपने क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स पर भरोसा कर लेती हो। एंड सी, आई एम नॉट हियर फॉर दिस टॉक। ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। मुझे 70 लाख का चेक दो, स्टोर में कुछ मेंटेनेंस करवाना है, वो ज्यादा जरूरी है। कियारा ने हैरानी से पूछा, लास्ट वीक ही स्टोर मेंटेनेंस के लिए 20 लाख लिए थे? आई नो तुमने वो पैसे भी गैम्बलिंग में उड़ा दिए, अब एक पैसा नहीं मिलेगा। विशाल अकड़ में बोला, इस कंपनी में मेरा भी हक है और मैं पर्सनल यूज के लिए थोड़ी मांग रहा हूं। स्टोर मेंटेनेंस के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे कियारा। कियारा गुस्से से बोली, ये कंपनी मेरे माँ बाप की विरासत है, सबसे ज्यादा शेयर मेरे नाम पर है, भूलो मत। विशाल हंसते हुए बोला, ओह रियली कियारा? अगर मैं डैड और चाचा के शेयर्स बिकवा दूं तो? ये सुनकर कियारा की आंखों में खून उतर आया। डोंट यू डेयर विशाल। कियारा नहीं चाहती थी कि कंपनी के शेयर्स किसी बाहर वाले के पास जाए और यह बात विशाल अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो कनिंग स्माइल करते हुए बोला, बस 70 लाख तो मांग रहा हूं। उनकी पूरी बात सुनकर वेद दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, अब भिखारी भी इतने हाई क्लास हो गए कि 7 रुपए की जगह 70 लाख मांगने लगे हैं। यह सुनकर विशाल गुस्से से आग बबूला हो गया और वेद को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वेद ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया और उसे सोफे पर फेंक दिया। यह देखकर कियारा हक्की बक्की रह गई। तब वेद बोला, साले साहब, अपने जीजा जी पर हाथ उठाना तुम्हारी आन बान शान के खिलाफ नहीं है। तुम तो खानदानी हो ना, और भूल क्यों जाते हो कि अब कियारा सिर्फ एमडी या तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बीवी भी है, और जो मेरी बीवी से बदतमीजी करेगा उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा। विशाल गुस्से से वेद की उंगली दिखाते हुए धमकी देने लगा, सुन बे, तू कियारा से शादी करके खुद को इस घर का राजा समझने लगा है ना, लेकिन मैं
विशाल आगे कुछ कहता इससे पहले ही वेद ने उसकी उंगली पकड़कर घुमा दी और विशाल दर्द से चिल्लाया, मेरी उंगली तोड़ दी। कियारा वेद की इस हरकत से दंग रह गई। तब वेद आगे आकर बोला, अगर तू और यहां 1 सेकंड खड़ा रहा ना तो दूसरे सेकंड कुछ और टूटेगा। वेद की धमकी से डरकर विशाल तुरंत घर से बाहर भागा, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूला, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। उसके जाते ही कियारा वेद से बोली, अरे क्या जरूरत थी ये करने की। तब वेद ने कियारा को समझाया, इनकी छोटी मोटी धमकी से डरती रहोगी तो ये तुम्हें डराते रहेंगे। कियारा ने जवाब में कहा, लेकिन अब गुस्से में अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो तुम नहीं समझोगे, यू डोंट नो एनीथिंग। इस पूरी बात से फ्रस्ट्रेट कियारा टेंशन में अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ साउथ बॉम्बे के एक हाई एंड क्लब के प्राइवेट रूम में एक टेबल पर महंगी शराब की बोतल, 3 क्रिस्टल ग्लासेस रखे थे और सोफे पर 3 लोग बैठे थे जो एक बहुत खतरनाक खेल की प्लानिंग कर रहे थे। वो 3 लोग थे यशवंत, राघव और आरके इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट समीर सिंह। यशवंत एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म करके गुस्से से बोला, कियारा से शादी के बाद वेद को कंपनी के शेयर्स पर लीगल राइट्स मिल गए हैं। दैट इंसोलेंट बास्टर्ड, अगर अब भी हमने उसे नहीं हटाया तो कल को वो हमें ही कंपनी से निकाल देगा। राघव ने अपनी विस्की का ग्लास उठाकर दांत पीसते हुए कहा, लेकिन चाचा जी, उसे हटाना आसान नहीं होगा। उसे दादी ने सेलेक्ट किया है, हम सीधा उसे निकाल नहीं सकते। देखा ना आपने दादी के दम पर कैसे उछल रहा था वो गवार।